नमस्कार दोस्तों। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में फरवरी 2023 में क्या अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी मैंने जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें कि जो रेगुलेटरीज इन्वेस्टमेंट और भी जो सारी न्यूज़ हैं पॉलिसी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है। ये उसी के सीरीज़ में ये पार्ट 2 है जिसमें कि मेनली टेंडरिंग और जनरेशन और इंस्टॉल कैपेसिटी क्या रहती है और पावर सेक्टर सिनेरियो भी क्या रहता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली जितनी सारी जो न्यूज़ का जो कंपाइलेशन है ये जेएमके रिसर्च एनालिटिक्स, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया, ईटी एनर्जी, मरकॉम इंडिया एंड अदर्स, बहुत सारी न्यूज़ से मैं डेटा लेता हूँ और कंपाइल करता हूँ। अब हम बात करते हैं टेंडर्स में। तो फरवरी में टेंडर्स कौन कौन से निकले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि और भी पहले की तरह जो आप देखेंगे मेरे वीडियो, तो टेंडर्स को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, जिसमें कि डेवलपर मोड्स में कितने टेंडर निकले हैं, ईपीसी मोड में कितने टेंडर्स निकले हैं, रूफटॉप और स्मॉल कैटेगरी के अंदर कितने सारे टेंडर्स निकले हैं, और एक स्पेशल कैटेगरी के टेंडर जैसे जिसमें कि मेनली ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए कौन कौन से टेंडर निकले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डेवलपर मोड में टोटल अगर टेंडर की बात करें तो टोटल जो क्यूमुलेटिव कैपेसिटी जितना टेंडर निकला है वो है 6771 मेगावाट, मतलब बोल सकते हैं काफ़ी अच्छी कैपेसिटी के टेंडर्स निकले हैं इस पर्टिकुलर मंथ में। जिसमें कि सेकी ने 2 टेंडर निकाला है। सेकी ने 2 टेंडर निकाला है। जो फर्स्ट टेंडर है 1200 मेगावाट का विंड के लिए निकाला है, जो कि ट्रांच 14 है और ये पैन इंडिया बेसिस पे है। ये पैन इंडिया बेसिस का मतलब ये होता है कि इसमें डेवलपर जो है कहीं भी प्रोजेक्ट लगा सकता है, वो ISTS कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। जो सेकी का दूसरा टेंडर है वो 250 मेगावाट का सोलर का है, जो कि कुसुम स्कीम कंपोनेंट एक अंदर निकाला गया है और ये महाराष्ट्र में निकाला गया है। जो पीएम कुसुम स्कीम है जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है। इसमें 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। जो कंपोनेंट ए है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए है, जिसमें कि 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं कोई भी किसान और भी जो है। जो कंपोनेंट बी जो है जो डीजल से चलने वाले पंप उसको सोलाइज करने का प्रोविजन रखा गया, और जो कंपोनेंट सी जो है ग्रिड कनेक्टेड पंप है उसको सोलाइज करने का प्रोविजन रखा गया है। तो इसी कंपोनेंट ए के अंतर्गत सेकी ने 250 मेगावाट का सोलर के लिए टेंडर निकाला है महाराष्ट्र के लिए। जो नेक्स्ट टेंडर है MSEDCL का है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये बेसिकली महाराष्ट्र का डिस्कॉम है। उसने डेवलपर मोड में 3 टेंडर निकाला है। एक तो 1000 मेगावाट का सोलर के लिए निकाला है, जो कि महाराष्ट्र में ही प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। दूसरा जो टेंडर है 500 मेगावाट का सोलर फेज 10, ये भी महाराष्ट्र में लगाए जाएंगे। जो तीसरा टेंडर है 200 मेगावाट का विंड्स के लिए निकला, ये भी महाराष्ट्र में लगाए जाएंगे। तो बेसिकली MSEDCL ने 3 टेंडर निकाला है। जो थर्ड टेंडर है पावर कंपनी ऑफ कर्नाटका लिमिटेड PCKL, ये बेसिकली सोलर विंड का नहीं है, एक यूनिक टेंडर है। ये पंप हाइड्रो स्टोरेज का बारे में टेंडर है 1000 मेगावाट का, जो कि कर्नाटका में ही लगाए जाएंगे। जो फोर्थ है पश्चिम गुजरात बिजली कंपनी लिमिटेड, ये बेसिकली गुजरात का डिस्कॉम है। इसने 921 मेगावाट का टेंडर निकाला सोलर के लिए कुसुम स्कीम कंपोनेंट सी के अंतर्गत। तो बेसिकली कंपोनेंट सी जो है, कंपोनेंट सी को 2 पार्ट में कर दिया गया है, C1 एंड C2। जो C1 पोर्सन है बेसिकली जो इंडिविजुअल जो पंप है, ग्रिड कनेक्टेड पंप है, उनको सोलाइज करने के लिए प्रोविजन रखा गया है। जो C2 पार्ट है, तो जो टोटल कैपेसिटी सी का 50% जो है फीडर लेवल सोलाइजेशन के लिए प्रोविजन रखा गया, जो कि C2 है। उसमें डिस्कॉम्स टेंडर निकालता है डेवलपर मोड में, और उसमें MNRE की जो सब्सिडी है 1.1 करोड़ पर मेगावाट है VGF पैटर्न में। इसके अलावा स्टेट्स भी सब्सिडी दे सकता है उसके पार्ट पे। तो ये बेसिकली कंपोनेंट सी का जो सेकेंड पार्ट है C2 में, उसमें गुजरात का जो डिस्कॉम है उसने 921 मेगावाट का टेंडर निकाला है। जो नेक्स्ट टेंडर है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड GUVNL ने 500 मेगावाट का निकाला सोलर के लिए फेज 19। आप देख सकते हैं कितना टेंडर्स निकला है, बहुत सारे टेंडर्स निकले हैं, और ये गुजरात के लिए निकला है, मतलब इसमें जो डेवलपर होंगे गुजरात में ही प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। जो नेक्स्ट टेंडर है टेनजेटको, ये बेसिकली तमिलनाडु का जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तमिलनाडु जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसने 420 मेगावाट का सोलर कुसुम कंपोनेंट ए के अंतर्गत निकाला है। जो नेक्स्ट टेंडर है NTPC ने निकाला 310 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर के लिए वेस्ट बंगाल में। उसके बाद जो नेक्स्ट टेंडर है असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये बेसिकली असम का डिस्कॉम है। इसने 3 टेंडर निकाला है, 200 मेगावाट सोलर के लिए निकाला है, 70 मेगावाट निकाला है और 50 मेगावाट निकाला है। तीनों जो टेंडर्स निकले हैं तीनों सोलर्स के लिए निकले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टेंडर है CESC, ये बेसिकली कोलकाता बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, RPG ग्रुप का है ये। इसने विंड सोलर हाइब्रिड्स के लिए टेंडर निकाला, ये पैन इंडिया बेसिस पे। इसका मतलब ये है कि इसमें जो डेवलपर है पैन इंडिया बेसिस पर कहीं भी प्रोजेक्ट्स को सेटअप कर सकते हैं। वो प्रोजेक्ट जो होंगे ISTS कनेक्टेड जो होंगे उससे जो ISTS कनेक्टेड जो सब स्टेशन होंगे उससे कनेक्ट किए जाएंगे।
नेक्स्ट है हिम ऊर्जा। हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश की रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, उसने 100 मेगावाट का सोलर के लिए टेंडर निकाला है और ये हिमाचल प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टेंडर है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, JBVNL, ये बेसिकली झारखंड का डिस्कॉम है, उसने 50 मेगावाट के लिए सोलर के लिए टेंडर निकाला है कुसुम स्कीम के कंपोनेंट एक अंतर्गत। अब तो ये बेसिकली जितने सारे टेंडर्स थे डेवलपर मोड में थे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि टैरिफ बेस्ड बिडिंग होती है, जो लोवेस्ट टैरिफ कोट करता है उसको प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया जाता है। उसके बाद जो टेंडर है EPC मोड की, हम टेंडर्स की बात करेंगे। EPC मोड में टेंडर्स जनरली गवर्नमेंट कंपनीज ही निकालती हैं, जिसमें कि उनको प्रोजेक्ट डेवलप कराना होता है। तो इसमें जो टेंडर्स जो निकलता है प्रोजेक्ट कॉस्ट के बेसिस पर इसमें सिलेक्शन किया जाता है। तो इसमें कोल इंडिया ने 810 मेगावाट का सोलर के लिए निकाला राजस्थान में, और ये फरवरी में निकला है। और नेक्स्ट है जो है NTPC का 500 मेगावाट का है, ये पैन इंडिया बेसिस पे है, सोलर के लिए ही है। उसका जो नेक्स्ट टेंडर है कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड, ये बहुत ही एक यूनिक टेंडर बोल सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के पेनिट्रेशन या जो अवेयरनेस है काफ़ी बढ़ गई है, और इसमें बहुत सारे जो ग्रुप हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड, ये 110 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, तो इसलिए ने EPC के लिए टेंडर निकाला है। फिर उसके बाद कोल इंडिया का 35 मेगावाट का वेस्ट बंगाल के लिए, फिर इसी तरीके से कोल इंडिया का ही है सेम 20 मेगावाट का EPC मोड में वेस्ट बंगाल के लिए ही है। तो टोटल 5 टेंडर जो है इस पर्टिकुलर मंथ में EPC मोड में निकले हैं। अब हम बात करते हैं रूफटॉप और स्मॉल कैटेगरी स्टेट्स की बात करते हैं। स्मॉल कैटेगरी तो बहुत सारे टेंडर्स निकलते हैं, छोटे छोटे टेंडर्स बहुत सारे निकलते हैं और कुछ बड़े टेंडर्स भी निकलते हैं रूफटॉप में। जैसे कि हम बात करते हैं एनर्ट बेसिकली ये केरला की रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, उसने 100 मेगावाट का रूफटॉप सोलर के लिए निकाला है केरला के लिए। उसके बाद सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट्स, ये बेसिकली जो है कोल इंडिया की ही कंपनी है, और इसने 4 मेगावाट का निकाला है। सेंट्रल कोल फील्ड्स इन गिरिडीह एरिया ऑफ झारखंड जो है उसके लिए निकाला है। APDCL, ये अभी जस्ट हम बात कर रहे थे कि आसाम का ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसने 10 मेगावाट का सोलर के लिए निकाला है ये। उसके बाद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी ने भी 2 मेगावाट का टेंडर निकाला है विद स्टोरेज कैपेसिटी 1 मेगावाट/1 मेगावाट आवर बेस कैपेसिटी, जो हिमाचल प्रदेश में EPC मोड में निकाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेंडर है क्रेस्ट, जो है चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी, बेसिकली ये चंडीगढ़ की रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, उसने 5.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर के लिए निकाला है और 4 मेगावाट का कैनाल टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए निकाला है चंडीगढ़ में ही। उसके बाद जो नेक्स्ट है तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये TS रेडको 1.4 मेगावाट सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए निकाला गवर्नमेंट बिल्डिंग पर, और ये रेस्को मोड में लगाया जाएगा। उसके बाद DVC दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने 8 मेगावाट के लिए ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए निकाला EPC मोड में, ये लगाया जाएगा प्रोजेक्ट धनबाद झारखंड में। उसके बाद जो नेक्स्ट टेंडर है भाखड़ा बीच मैनेजमेंट बोर्ड BBMB ने वो 11.5 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाला है, जो कि हरियाणा के भिवानी और हिसार डिस्ट्रिक्ट्स में लगाए जाएंगे। उसके बाद जो है ईस्टर्न रेलवे का जो हावड़ा डिवीजन है उसने 2.2 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर निकाला है। नेक्स्ट टेंडर सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट्स ने 1.02 मेगावाट के लिए निकाला है झारखंड के लिए। फिर नेक्स्ट है भारत कोकिंग कोल, ये बेसिकली कोल इंडिया लिमिटेड की कंपनी है, 2.48 मेगावाट का टेंडर निकाला ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए, जो कि 44 लोकेशंस पर लगाए जाएंगे धनबाद में। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है PWD जिसके नाम से जानते हैं, उसने 1 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए निकाला है, जो कि वासिम डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UGVNL ने 9.5 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर निकाला है, जो कि देहरादून में लगाया जाएगा। ये टोटल जो है रूफटॉप और स्मॉल कैटेगरी स्टेट्स के लिए टेंडर थे। अब हम बात करते हैं स्पेशल टेंडर, जिसमें कि स्पेशल टेंडर में जनरली अभी इस बार की जो है O&M ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए जो टेंडर है, मतलब प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं उनके O&Ms के लिए टेंडर निकाले। तो टोटल अभी 5 टेंडर्स निकले हैं इसमें, जिसमें कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 1 मेगावाट के O&M के लिए निकाला है, जो कि राजस्थान के पिलानी में है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीरी पिलानी कैंपस जिसको बोलते हैं, उसमें 1 मेगावाट के लिए O&M के लिए टेंडर निकाला है। फिर BHL ने 12.5 मेगावाट को O&Ms के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए निकाला है, जो कि उसके जो है तमिलनाडु के त्रिची जो है फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वहाँ पर लगा हुआ है ये प्रोजेक्ट्स। फिर नेक्स्ट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 4.5 मेगावाट का निकाला है, जो कि तमिलनाडु के नरीमन जगह है वहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, वहाँ पर O&M के लिए निकाला है। वेस्ट बंगाल नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 10 मेगावाट के लिए निकाला है, जो कि संतलदी जो है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के जो वेस्ट बंगाल में वहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स लगे हैं, उसके O&M के लिए निकाला है। फिर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने
390 किलोवाट और 650 किलोवाट, मतलब 1 मेगावाट के आसपास रूफटॉप की सोलर कैपेसिटी है, उसके O&M के टेंडर्स के निकला है। तो टोटल बेसिकली ये 5 O&M में टेंडर्स निकले हैं इस पर्टिकुलर मंथ में। अब हम बात करते हैं जो पहले के टेंडर्स निकले हुए हैं, जिसमें कि बिड जो है, बिड की जो सबमिशन की डेट है उसको एक्सटेंड कर दी गई है। तो कौन कौन से टेंडर, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अदानी ने 1500 मेगावाट का टेंडर्स निकाला था। बेसिकली ये जो अदानी डिस्कॉम है जो कि मुंबई में है, ये उसने 1500 मेगावाट का राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल पावर के लिए निकाला था पैन इंडिया बेसिस पर, और ये दिसंबर में टेंडर निकला था ये बेसिकली। तो उसकी जो डेट है एक्सटेंड करके 15 मार्च 2023 कर दी गई है। उसके बाद है RUVNL, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने 1500 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड का टेंडर निकाला था विद स्टोरेज पैन इंडिया बेसिस पे, और ये जनवरी में टेंडर निकला था, जिसकी डेट एक्सटेंड करके 14 मार्च 2023 कर दी गई है। फिर सेकी का एक टेंडर था 1200 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड विद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ट्रांच 6 के नाम से था, ये भी पैन इंडिया बेसिस पे था, और जो कि ये टेंडर नवंबर में निकला था। इसकी भी डेट एक्सटेंड करके 10 मार्च 2023 कर दी गई है। उसका जो नेक्स्ट है MPUVNL, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने 1110 मेगावाट का सोलर में कंपोनेंट सी के अंतर्गत टेंडर निकाला था। ये जनवरी में टेंडर निकला था, जिसकी भी डेट एक्सटेंड करके 9 मार्च 2023 कर दी गई है। फिर RUVNL का ही 1000 मेगावाट का सोलर के लिए था, ये जनवरी में टेंडर निकला था, इसकी भी डेट एक्सटेंड करके 10 मार्च 2023 कर दी गई है। उसके बाद NTPC का टेंडर था, EPC मोड में था, ये 1000 मेगावाट का निकाला था गुजरात में। इसकी जो बिड सबमिशन की डेट है 14 मार्च 2023 कर दी गई है। फिर GUVNL, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अब देखिए 4 टेंडर हैं, जिसमें कि 700 मेगावाट का एक सोलर फेज 11, ये मार्च 2021 में निकला था। अब देख सकते हैं मार्च 2021, अब ये 2 साल होने जा रहा है, इसकी कई बार डेट एक्सटेंड की गई है। इस बार जो डेट एक्सटेंड करके 1 अप्रैल 2023 कर दी गई है। फिर GUVNL का ही टेंडर था सोलर का फेज 17, ये सितंबर 2022 में निकला था, इसकी भी डेट एक्सटेंड करके 13 मार्च 2023 कर दी गई है। फिर GUVNL का 500 मेगावाट, ये बेसिकली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का टेंडर था, जो कि अगस्त 2022 में निकला था, और इसकी जो डेट एक्सटेंड करके 9 मार्च 2023 कर दी गई है। और एक दूसरा GUVNL का एक स्पेशल टेंडर था रिन्यूएबल एनर्जी विद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो कि फेज 15 के नाम से था, और ये जून 2022 में निकला था, इसकी भी डेट एक्सटेंड करके 27 मार्च 2023 कर दी गई है। तो टोटल इतने सारे टेंडर्स जो पहले के टेंडर्स थे जिनकी डेट एक्सटेंड की गई है, उनका भी डिटेल था ये। अब हम बात करते हैं कि आज की डेट में टोटल ऑल इंडिया कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है, पावर कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है। तो टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडिया में 411.65, मतलब 411.65 गीगावाट जो कैपेसिटी है, जो एज ऑन 31 जनवरी 2023 तक है, जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी की हम लोग बात करें, अगर हम लोग लार्ज हाइड्रो को निकाल देते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी 121.55 गीगावाट है। और अगर हम लोग इसमें लार्ज हाइड्रो को भी इंक्लूड कर लें तो ये भी कैपेसिटी, जिसमें कि लार्ज हाइड्रो जो है 46.85 मेगावाट है। और आप इसमें शेयरिंग देख सकते हैं कि शेयरिंग के तो टोटल अभी भी शेयर आज की डेट में 211.06, मतलब कोल बेस्ड जो थर्मल प्लांट है उसका शेयर है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 51.2% है। उसके बाद जो है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें कि सोलर, विंड, बायोमास और स्मॉल हाइड्रो प्लांट, ये जो आते हैं, तो टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 121.55 गीगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 29.53% है। लार्ज हाइड्रो 46.85 गीगावाट है, जो कि टोटल शेयर का है 11.38%। न्यूक्लियर है 6.78 गीगावाट, जो कि 1.6% शेयर है। डीजल बेस्ड जो थर्मल है उसका 0.59 है, 0.14% है। जो गैस बेस्ड थर्मल प्लांट है जिसकी जो टोटल कैपेसिटी है 24.82 गीगावाट, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 6.03% है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग इसको बाइफर्केट करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें मेजर जो कंपोनेंट है सोलर का है 63.89 गीगावाट, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का, जो ऑल इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी उसका 15.52% है। और उसके बाद विंड है 41.98 गीगावाट, जो कि 10.28% बनता है। उसके बाद आता है बायोमास 10.73 गीगावाट है, जो कि 2.61% है। और स्मॉल हाइड्रो है 4.94 गीगावाट, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 1.2% है। तो ये ऑल इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी का अपडेट है, जो कि 31 जनवरी 2023 तक अपडेटेड है। अब हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव कैपेसिटी की, कि टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी कितनी जनरेशन हुई। और क्यूमुलेटिव कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो अप्रैल 2022 से लेकर के अभी जनवरी 2023 का डेटा इसमें है। तो ऑल इंडिया जो टोटल क्यूमुलेटिव जो है एनर्जी जनरेशन है 1359.97 बिलियन यूनिट हुआ है, जो कि अप्रैल से जनवरी 2023 तक हुआ है, जिसमें कि मेजॉरिटी शेयर जो है आपका थर्मल का है।
तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें आज की डेट में जो टोटल अभी क्यूमुलेटिव जनरेशन हुआ है उसमें टोटल अभी तक थर्मल का है जो कि 73.42% शेयर है। और अगर हम लोग बिलियन यूनिट में बात करें तो 998.48 बिलियन यूनिट है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर का 2.8% है टोटल जनरेशन में। लार्ज हाइड्रो की बात करें तो लार्ज हाइड्रो का 10.73% है। और अगर रिन्यूएबल की बात करें तो 12.56% है। और अब ये इसमें भूटान इंपोर्ट की बात की गई है तो भूटान इंपोर्ट जो है 0.49% है। ये टोटल को अगर हम लोग बात करें तो टोटल अगर हाइड्रो को मिला लेते हैं तो हाइड्रो प्लस जो रिन्यूएबल एनर्जी है तो इसकी जो कैपेसिटी है अप्रॉक्सीमेटली 10.56 प्लस 10.7 22 मतलब 23.5 के आसपास जो है टोटल जनरेशन में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है। आप इसमें देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को फिर इसमें बाइफर्केट किया गया है जिसमें कि मेनली सोलर है। आपका सोलर जो है 6.05% है 82.21 बिलियन यूनिट के साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट है विंड है 64.55 बिलियन यूनिट है जो कि 4.75% है। उसके बाद बायोमास प्लस बगास है जो कि 2.24 बिलियन यूनिट जो कि 0.91% के आसपास है। तो ये टोटल जो है क्यूमुलेटिव जनरेशन कैपेसिटी में रिन्यूएबल एनर्जी प्लस अदर जो है उनका क्या शेयर उसके बारे में बताता है ये। और मंथली जनरेशन का मतलब है कि पर्टिकुलर जनवरी 2023 में, इसमें फरवरी का डेटा हम लोग अपडेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये 1 मंथ बैक का ही अपडेट हो पाता है। और ये जो डेटा लिया गया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की जो एक रिपोर्ट निकलती है मंथली रिपोर्ट है उससे सारा डेटा लिया हुआ है। तो जनवरी में अगर हम लोग जनवरी में टोटल जनरेशन की बात करें तो 136.36 बिलियन यूनिट टोटल जनरेशन हुआ जिसमें कि मैक्सिमम थर्मल का रहा 78.03%, रिन्यूएबल का 13.01% जिसमें कि लार्ज हाइड्रो इंक्लूड नहीं है। अगर हम हाइड्रो की बात करते हैं लार्ज हाइड्रो की तो ये 5.91% और न्यूक्लियर का है 3% के आसपास है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी को भी अगर हम लोग बाइफर्केट करें तो इसमें जो मेजॉरिटी शेयर है अगर सोलर की बात करें तो 6.81% है, विंड जो है आपका 3.68% है और स्मॉल हाइड्रो 0.47% है और बगास जो है आपका 0.75% है। तो ये पर्टिकुलर जनवरी मंथ की जनरेशन की रिपोर्ट है और उसका शेयर बता रहा है कि कितना शेयर रहा है पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का जिसमें कि मेजॉरिटी अभी थर्मल बेस्ड जो प्लांट है उन्हीं का शेयर है 78% के आसपास है। अब हम बात करते हैं इंडियन पावर सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो इंडियन पावर सेक्टर ने जनवरी 2023 में क्या परफॉर्म किया तो इसमें 9 पैरामीटर दिए हुए हैं परफॉर्मेंस के लिए। तो कन्वेंशनल जो कैपेसिटी एडिशन हुआ जनवरी में वो 660 मेगावाट के आसपास जो है इसमें कैपेसिटी लगी। और जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो लगी है वो 649.37 मेगावाट। और ट्रांसमिशन लाइन जो ऐड हुए हैं नए 1058 सर्किट किलोमीटर ऐड हुए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी एडिशन जो है 4383 MVA जो है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी ऐड हुई है। और कितना जनरेशन रहा जनवरी में तो कन्वेंशनल जनरेशन रहा 118.62 बिलियन यूनिट रहा जिसमें और रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन रहा 17.74 बिलियन यूनिट। तो टोटल अगर ऐड कर लेंगे तो टोटल जनरेशन हो जाएगी। और पीक डिमांड की अगर हम लोग बात करें तो पीक डिमांड जो टोटल इस जनवरी में रहा 210.62 गीगावाट रहा। और टोटल एनर्जी सप्लाइड रहा आपका 125.15 बिलियन यूनिट रहा आपका। और ऑल इंडिया PLF की अगर हम लोग बात करें तो 66.85% रहा। तो ये टोटल पावर सेक्टर का एक इन्फॉर्मेशन है, आपको एक जगह एक पेज पर आपको समझने में ईजी रहेगा। और ये जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन और कैपेसिटी एडिशन में कि कितनी कैपेसिटी लगी, किस सेक्टर में कितना लगा और क्या जनरेशन रहा, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये अगर हाइलाइट्स की बात करें, हाइलाइट्स दिया हुआ है तो इसमें RE जनरेशन जो है बेसिकली इसमें लार्ज हाइड्रो को एक्सक्लूड किया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में आजकल हाइड्रो की भी हम बात करते हैं, बट एक समराइजेशन के लिए लार्ज हाइड्रो जो है अभी भी बड़े सेक्टर का है तो इसलिए उसको हम स्पेसिफिकली अलग से बात करते हैं। तो अगर RE कैपेसिटी की बात करें जैसे मैंने बताया कि 649.37 मेगावाट लगा जिसमें कि सोलर आपका मेजॉरिटी सोलर का ही लगा 591 मेगावाट के आसपास लगा, विंड 53 मेगावाट के आसपास लगा और अदर्स में जो है वेस्ट टू एनर्जी 0.63 मेगावाट और स्मॉल हाइड्रो 4 मेगावाट के आसपास लगा। अगर हम लोग जनरेशन की बात करें तो जनवरी 2022 से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं जनवरी 23 तो RE जो जनरेशन है 34.87% बढ़ गई है। और RE जनरेशन को अगर हम लोग बाइफर्केट करते हैं अलग अलग तो सोलर पावर जनरेशन जो है जो जनवरी 23 में जो है आपकी जनवरी 22 से 40.52% बढ़ गई है हर लगभग मैक्सिमम स्टेट्स में एक्सेप्ट हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश। अगर विंड पावर जनरेशन की बात करें तो विंड पावर जनरेशन भी जो है वो भी बढ़ी है 47.5% बढ़ी है
अगर हम लोग जनवरी 22 से कंपेयर करते हैं तो बायोमास पावर जनरेशन जो है वो भी कैपेसिटी इंक्रीज हुई है 3.03% से। बगास पावर जनरेशन जो है अगर जनवरी 22 से कंपेयर करते हैं तो 9% इंक्रीज की है। अदर्स में जिसमें कि वेस्ट टू हीट पावर जनरेशन है वो कैपेसिटी कम हुई है, जनरेशन के 6.7% कम हुई है। और स्मॉल हाइड्रो पावर जनरेशन जो है ये भी कैपेसिटी 20.6% जो है ये भी इंक्रीज की है जनवरी 22 से कंपेयर अगर करते हैं तो। और ये कैपेसिटी आरी कैपेसिटी एडिशन है, जस्ट मैंने बताया कि जो टोटल कैपेसिटी लगी है 649.37 मेगावाट के आसपास लगी, जिसमें मेजॉरिटी सोलर है 591 मेगावाट के आसपास और विंड जो है 53.4 मेगावाट के आसपास लगी है। और हम लोग जनरेशन की बात करते हैं, ऑलरेडी हमने जनरेशन पर डिस्कस तो कर लिया है, लेकिन ये रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो जनवरी 2023 में टोटल जो जनरेशन रही है वह 17,735.38 मिलियन यूनिट जनरेशन रही है, जिसमें कि मेजॉरिटी जो है जनरेशन जो है रिन्यूएबल एनर्जी में वो सोलर का है 9290 मिलियन यूनिट जो कि 52.38% है। उसके बाद जो नेक्स्ट है विंड का रहा जनरेशन 5013 मिलियन यूनिट जो कि 28.27% है। स्मॉल हाइड्रो जो है 3.6% है। बायोमास जो है आपका 1.87% है और बगास जो है 12.75% है। अगर क्यूमुलेटिव आरी जनरेशन की बात करते हैं तो क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि अप्रैल 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक का जो क्यूमुलेटिव जो जनरेशन है आरी की उसकी बात करते हैं तो टोटल जो क्यूमुलेटिव जनरेशन है वह 17788.1 मिलियन यूनिट, मतलब 1,70,778 मिलियन यूनिट हुआ अभी तक जनरेशन, क्यूमुलेटिव जनरेशन अप्रैल से लेकर के जनवरी तक का, जिसमें कि मेजॉरिटी जो है सोलर का है आपका 82,215 मिलियन यूनिट जो कि 48.14%। फिर विंड है सेकेंड नंबर पर 64,546 मिलियन यूनिट 37.79% के साथ। उसके बाद अब जो है स्मॉल हाइड्रो जो है 10,031 मिलियन यूनिट जनरेट किया है, 5.87% उसका शेयर है। बायोमास का है 2583 मिलियन यूनिट जो कि 1.51% है। बगास का 5.46% है और अदर्स में 2097 मिलियन यूनिट जनरेट हुआ जो कि 1.23% है। और ये जनरेशन का जो कंपेयर किया गया इसमें, अगर आप जनवरी 22 में देखते हैं और अभी आप जनवरी 23 में देखते हैं तो जनवरी 23 में अगर जनवरी 22 से कंपेयर करते हैं तो कैपेसिटी 34.87% बढ़ गई है और अगर दिसंबर से तुलना करते हैं तो 13.72% बढ़ गई है। अब एडिशनल आरी जनरेशन इन जनवरी 22 एज कम्पेयर टू 2022, मतलब एडिशनल कितनी कैपेसिटी ऐड हुई है जनवरी में, अगर जनवरी 22 से बात करते हैं तो इसमें जो मेजॉरिटी देख सकते हैं आप सोलर की ही कैपेसिटी ऐड हुई है, सोलर की जनरेशन ऐड हुई है। ऐड करने का मतलब अगर x प्लस इतनी कैपेसिटी एक्स्ट्रा जनरेट हुई है अगर जनवरी 22 से कंपेयर करते हैं। सोलर में जो आपका 2678.93 मिलियन यूनिट ज़्यादा जनरेट हुई है आपका जनवरी 2022 से। विंड में आपका 1615 मिलियन यूनिट ज़्यादा जनरेट हुई है। उसके बाद बायोमास में भी ज़्यादा हुई है, बगास में 186 है, स्मॉल हाइड्रो 109 मिलियन यूनिट ज़्यादा जनरेट हुई है और अदर्स में कम हो गया है कैपेसिटी। और मंथ वाइज ग्रोथ अगर बात करते हैं आरी जनरेशन की इन 2023 विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर सेम मंथ, प्रीवियस ईयर सेम मंथ का मतलब ये है कि अगर अप्रैल में ये जो डेटा है बेसिकली अप्रैल 2022 से लेकर के अभी जनवरी 2023 तक का डेटा है और ये कितना ग्रोथ हुआ है 2021-22 से अगर तुलना करते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अप्रैल 2021 से और अप्रैल 2022 से अगर तुलना करते हैं तो अप्रैल 2022 में जो जनरेशन का जो ग्रोथ है रिन्यूएबल एनर्जी अगर जो जनरेट हुई है जो जनरेशन ग्रोथ है 29.68% इंक्रीज की है अप्रैल में। मई में जो है मई 2021 और मई 2022 में अगर तुलना करते हैं तो ये मई 2022 का फिगर दिखा रहा है आपका 43.87% ज़्यादा कैपेसिटी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हुई है विद रिस्पेक्ट टू मई 2021। इसी तरह का फिगर देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है आपका मई में रहा है, फिर जून में आपका 14.08% ज़्यादा रही है परसेंटेज के टर्म्स में, जुलाई में 0.91%, अगस्त में 7.98%। इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं जनवरी में 34.87% ग्रोथ रेट रहा है अगर हम लोग कंपेयर करते हैं जनवरी 2022 से। तो इसी तरीके से मंथ वाइज कंपेरिजन दिया हुआ है 2021-22 और 2022-23 का आप देख सकते हैं, जस्ट जो भी हम लोग बात कर रहे थे। तो अप्रैल में कितना जनरेट रहा आपका, तो अप्रैल 2021 की बात करें तो 11,649 मिलियन यूनिट जनरेट रहा आपका अप्रैल में। लेकिन अगर अप्रैल 2022 में बात करें तो 15,107 मिलियन यूनिट जनरेट तो ज़्यादा रहा।
तो आप जो ये कलर देख रहे हैं ब्लू कलर जो है आपका, ब्लू कलर 21, 22 का फिगर है, और दूसरा जो कलर है आपका रेड जो है वो 22, 23 का फिगर है। तो हर महीने में कैपेसिटी जो है ज़्यादा ही जनरेट की है। इसी तरीके से विंड पावर जनरेशन की बात की गई, विंड पावर जनरेशन भी आप तुलना कर सकते हैं। मंथ वाइज जो दिखाया है पूरा ईयरली का, अप्रैल से लेकर के मार्च तक का, तो फरवरी मार्च का ये एंटिसिपेटेड फिगर है ये। इसी तरीके से विंड पावर जनरेशन जो है मंथ वाइज जो है 21, 22 और 22, 23 में कंपेयर किया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। तो जनरली किसी किसी मंथ्स में जो है विंड की जनरेशन कम हो गई है प्रीवियस ईयर के मंथ से, जैसे कि जुलाई का फिगर देख सकते हैं, अगस्त में भी कम हुई है, सितंबर में कम हुई है, लेकिन अक्टूबर में बढ़ गई कैपेसिटी, नवंबर में भी कम हुई है। तो विंड में जो है वेरी करता है, और इसका एक रीज़न ये है कि विंड में जो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है, बट सोलर में कैपेसिटी काफ़ी लगी है। तो सोलर में ये फिगर नहीं मिलेगा। अब सोलर का हम लोग देख सकते हैं, सोलर में हमेशा इंक्रीज ही होगा, क्योंकि अप्रैल 2021 में अगर जो सोलर की कैपेसिटी देखते हैं और अप्रैल 2022 में कैपेसिटी देखते हैं तो कैपेसिटी चेंज मिलेगी आपको। इसलिए आपको ईयरली बेसिस पे आपको सोलर में जनरेशन ज़्यादा ही ज़्यादा मिलेगी अगर हम लोग प्रीवियस मंथ से कंपेयर करेंगे तो, प्रीवियस ईयर के प्रीवियस मंथ से। तो सेम वैसे ही फिगर है, ये सोलर जनरेशन का फिगर है ये आपका मंथ वाइज और ईयर वाइज, और कंपेयर किया ये। इसी तरीके से स्मॉल हाइड्रो का भी ये फिगर है ये। और ईयर वाइज अगर आरई जनरेशन की बात करते हैं तो ईयर वाइज जनरेशन जो है कैपेसिटी हमारी बढ़ी है। 2014-15 में ये कैपेसिटी जो अगर मिलियन यूनिट्स में बात करें तो 61,719 मिलियन यूनिट रहा, जो कि 2022-23 में हम ये एंटिसिपेट करें कि 1,70,788 मिलियन यूनिट हो जाएगी ये। तो कैपेसिटी बढ़ी रही है ईयरली वाइज पे देखें तो 2014, 15, 16, 17, 18, 21, 22 में ये फिगर था 1,70,912 मिलियन यूनिट और 1,70,788 मिलियन यूनिट्स अभी तक का ये फिगर है। तो 2 महीना भी बचा हुआ है 2022-23 में, तो 2 महीना अगर बढ़ते ये फिगर जो है ये इंक्रीज और भी बढ़ जाएगी फिगर। और ये पूरे जनवरी का फिगर है डेली वाइज, मतलब जो 31 डेज है उसका सोलर और विंड का जनरेशन का दिखाया है इसमें। तो आप सोलर का जनरेशन देख सकते हैं और विंड का जनरेशन देख सकते हैं। सोलर का जनरेशन बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, जबकि विंड का वेरिएशन में डे वाइज पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। आप देख सकते हैं अगर जो 1 जनवरी है वहाँ पर जनरेशन कम है 79, फिर उसके बाद 2 जनवरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उसके बाद 3 जनवरी को बढ़ जाती है, फिर उसके बाद 4 और 5 जनवरी को जनरेशन विंड की जनरेशन काफ़ी बढ़ गई है, फिर घट गई है, फिर उसके बाद कम ही रही है, फिर उसके बाद फिर दोबारा आकर के लास्ट वीक में भी फिर बढ़ गई है। बट सोलर में कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है बट इतना वेरिएशन नहीं है। आप देख सकते हैं 280 मिलियन यूनिट के आसपास ही ऊपर नीचे ये वेरी किया है, ये 279, 280, उसके बाद कहीं 312 गया, 312, फिर तो उसका 306, 314, तो मतलब इसी रेंज में वेरी किया। तो सोलर के जनरेशन के वेरिएशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो इसलिए सोलर बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंसी सोलर प्रोवाइड नहीं करता जितने कि विंड प्रोवाइड करता है। सोलर में इंटरमिटेंसी तो है बट हमें नोन है कि इस पर्टिकुलर टाइम में इतनी जनरेशन होगी, बट विंड में अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर बात करें, आप देख भी सकते हैं, ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये तो पर्टिकुलर एक मंथ की बात है। अगर हम लोग पूरे ईयरली बात करें तो आप देखेंगे मानसून सीजन में तो जनरेशन काफ़ी बढ़ जाती है, इवन डे वाइज भी काफ़ी ज़्यादा विंड वेरी कर जाता है। जैसे शाम के समय या नाइट के समय कभी कभी विंड की जनरेशन ज़्यादा हो जाती है, दिन में कम रहती है। तो ये एक ग्राफ बता रहा है पूरे जनवरी का इंडिविजुअल डे वाइज कि क्या जनरेशन रहा सोलर का और विंड का। और ये पूरा समरी अभी तक जो हम लोग बात किए हैं तो पूरा समरी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है विंड, सोलर, बायोमास, बगास, स्मॉल हाइड्रो और अदर्स का। उसके बाद कितनी जनरेशन रही, जो टोटल जनरेशन जनवरी में कितनी रही, और उसको पिछले साल अगर जनवरी 2022 से कंपेयर करते हैं तो कितनी जनरेशन रही और कितना परसेंटेज इंक्रीज़ किया पिछले अगर महीने, अगर पिछले लास्ट ईयर के पर्टिकुलर मंथ से अगर कंपेयर करते हैं तो कितना इंक्रीज़ किया, तो टोटल 134% के आसपास इंक्रीज़ किया है। और ये क्यूमुलेटिव जनरेशन है कि अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक में टोटल जो आरई का जनरेशन रहा वो था 1,41,938, जो कि आज की डेट में हम लोग 1,70,788 मिलियन यूनिट हम लोग पहुँच गए, जो कि 120% के आसपास ज़्यादा है, मतलब 120% ज़्यादा ही है। टोटल 22% अगर पिछले साल से अगर कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा ही है। तो होप दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है सेकेंड पार्ट जो अपडेट है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जो कि जनरेशन, टेंडरिंग, कमीशनिंग, उसके बारे में अपडेट है, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।